स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम जागो ग्राहक जागो में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी और कार्यक्रम का शुभारंभ करने से पहले दर्शकों आपको और आपके परिवार को हमारी टीम और पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल कामना है हमारी कि ये वर्ष आपकी जिंदगी खुशियों से भर दे। इसी के साथ ऐसे समय में जो गाड़ियां हैं उनका खरीदना बहुत ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स भी आते हैं। ये ऑफर्स दिसंबर के महीने में ज्यादा देखे जाते हैं, तो लोगों की प्रेफरेंस रहती है कि दिसंबर में गाड़ी को बुक कर देते हैं और नए साल पे उसे घर में लेकर आएंगे। जब हम एक गाड़ी को खरीदते हैं तो सबसे पहला विभाग जिससे हम संपर्क में आते हैं वो है RTO। तो आज हम जानेंगे RTO और उपभोक्ता विषय के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे और इस विषय पे हमें जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है गिरिजेश वर्मा जी को, जो कि जिला परिवहन अधिकारी हैं विदिशा में। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आपको पता है कि हमारा कार्यक्रम सजीव फोन इन है, तो आज के विषय से संबंधित आपके मन में जो भी प्रश्न है, कभी आपको कोई समस्या गई हो जिसका आज आप उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि आखिर RTO क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है। देखिए, RTO का मुख्य काम है आप लोगों के वाहन से संबंधित जो भी प्रपत्र हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बनाना। इसके साथ में ही बनाने के साथ में ही उनको चेक करने की जिम्मेदारी भी RTO के पास होती है। वाहन के पेपर कौन से होते हैं ये आप सामान्य तौर पे जानते हैं कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, आपका लाइसेंस, जो भी वाहन चला रहा है उसका लाइसेंस, और कमर्शियल गाड़ियों के मामले में उसका परमिट, उसका फिटनेस इत्यादि डॉक्यूमेंट होते हैं। जी बिल्कुल। अगर किसी ने एक नई गाड़ी खरीदी है तो ऐसे में वो आता है संपर्क में आपके विभाग से, तो क्या क्या काम जो है उसे सबसे पहले करवाने चाहिए? जब भी कोई व्यक्ति कोई नया वाहन खरीदता है, जैसे किसी ने कार खरीदी है, तो उसके लिए उसको सामान्य तौर पे RTO नहीं आना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन है, जिसमें जिस डीलर से आप गाड़ी खरीद रहे हैं, नई गाड़ी जो भी परचेज कर रहे हैं किसी डीलर के पास से, तो वहीं पर आपको अपना एक निवास प्रमाण पत्र, आइडेंटिटी जो भी है आपकी, आधार कार्ड या वोटर कार्ड, वो वहीं पर उसकी कॉपी दे देना है और वो वहीं पर आपके फॉर्म कंप्लीट करा लेते हैं और वो हमारे पास भेज देते हैं। वहां से हम एक नंबर आपको देते हैं, जिस नंबर को डीलर द्वारा नंबर प्लेट बनाकर आपकी गाड़ी पर लगा दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति को सीधे RTO आने की आवश्यकता नहीं है। जी, जब नई गाड़ी खरीदते हैं तो ऐसे में बिना नंबर प्लेट के वो काफी दिनों तक चलती रहती है। लोग सोचते हैं कि करवाना है, लेकिन जो समय है वो निकलता जाता है और ये जो काम है वो टलता चला जाता है। तो क्या कोई समय निर्धारित किया गया है कि नई गाड़ी आपने खरीदी है और इतने दिनों के अंदर जो नंबर प्लेट है वो लग जानी चाहिए? देखिए, जो नियम तो ये है कि कोई भी डीलर, कोई भी विक्रेता किसी भी नए वाहन को तब तक किसी को डिलीवर नहीं करेगा जब तक कि उसको रजिस्टर्ड कराकर उस पर नंबर प्लेट ना लगा दे। लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा जाता है, कुछ हमारे यहाँ मान्यताएं भी इस तरह की हैं, ज्योतिष और मुहूर्त की ऐसी चीजें रहती हैं कि लोग एक मुहूर्त निकालते हैं और उस मुहूर्त पे उन्हें गाड़ी डिलीवर होना है। ऐसे समय पे वाहन विक्रेता जो है उसके पास इतना समय नहीं हो रहता है कि वो गाड़ी का पंजीयन करा के और उसको नंबर प्लेट लगाकर उसको डिलीवर करे। ऐसे समय पे मेरा उन ग्राहकों से, उन आम जनता से ऐसा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि वो तब तक उस वाहन को सड़क पर ना चलाएं जब तक कि डीलर द्वारा उसको नंबर प्लेट ना लगा दी गई हो RTO से पंजीयन कराने के उपरांत। जी, जब वाहन खरीदे जाते हैं, कुछ वाहन ऐसे होते हैं जो स्वयं के उपयोग के लिए खरीदते हैं और कुछ कमर्शियल पर्पज से भी खरीदे जाते हैं। तो अगर कमर्शियल पर्पज से वाहन को खरीदा जा रहा है तो क्या कुछ अलग चीजें होती हैं जिनके बारे में ध्यान रखना चाहिए, ये हम जानेंगे। लेकिन कॉलर एक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम पहले लेते हैं। संतोष जी, भोपाल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या सवाल है आपका?
मैंने अपना वाहन बेच दिया था, एक व्यक्ति को पूरे कागज में मेरा नाम सुनील रहा है। मैं क्या करूँ, वो मैं नहीं। जी देखिए, ओके। आपका प्रश्न मैं समझ गया। आपने किसी को गाड़ी बेची है और उसको आपने सेल लेटर दे दिए हैं और उन्होंने अपने नाम नहीं कराई है। ऐसी स्थिति में आपको ये करना होगा कि आरटीओ में जाके एक आवेदन उनको दे दें, जिससे कि आपके फाइल में वो आवेदन लग जाए, जिससे ऐसे समय पर कि कभी कोई वो व्यक्ति जिसको आपने गाड़ी दे दी है और उसने अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराई है और वो उस किसी गलत काम में उससे पकड़ा जाता है या फिर एक्सीडेंट कर देता है, तो आप उससे बच सकें। इसके लिए आप सबसे पहला काम तो ये करें, और दूसरा काम ये करें कि उसको तैयार करके कार्यालय में लेके आएं और उसको बोले कि भाई उसको नामांतरण अपना ट्रांसफर करवा लें। जी बिल्कुल, तो हम जान रहे थे कमर्शियल वाहन जो होते हैं उनके लिए क्या कुछ अलग किया जाता है? कमर्शियल वाहन थोड़ा प्राइवेट जो भी व्हीकल होते हैं, जैसे आप टू व्हीलर, मोटरसाइकिल या कार अपने व्यक्तिगत काम के लिए खरीदते हैं, तो वो प्राइवेट व्हीकल होते हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां होती हैं जैसे ट्रक, बस या पिकअप वाहन या इस टाइप के कमर्शियल वाहन, उनके लिए ये नियम है कि रजिस्ट्रेशन के अतिरिक्त उनको हर साल उसका गाड़ी का फिटनेस कराना अनिवार्य होता है। इसके अलावा और क्या करवाना होता है ये हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न है आपका? नमस्ते मैडम। नमस्कार सर, मैं नए वर्ष में आपको शुभकामनाएं है, बधाई देता हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हम जो मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें हमारे पास लाइसेंस होता है, बीमा गाड़ी का होता है, आरसी होती है, प्रदूषण होता है, हेलमेट होता है, जूता भी पहनते हैं, सिंगल चलते हैं। इसके बावजूद अगर कोई लाइट इधर उधर होती है तो उससे भी चालान हो जाता है। तो इसके अलावा हमें क्या करना है? दूसरी चीज, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है उनको गाड़ी खरीदने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात, जिनके पास 4 पहिया खड़ी होने के जगह नहीं शहरों में, उनको गाड़ी खरीदने की अनुमति नहीं देनी। वहाँ बड़ी भीड़ भड़का हो जाती है, निकलने में रास्ता जाम हो जाता है। जी धन्यवाद आपका प्रश्न पूछने के लिए, और आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल हम जानना चाहेंगे। आपने 2 बातें कही हैं। पहली तो ये कि ट्रैफिक के जो नियम हैं उनको लेके आप चालान बन जाते हैं। गाड़ी के पेपर भले ही कंप्लीट हों, लेकिन हम ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा चालान बन सकता है। जैसे आपने बोला कि लाल लाइट का उल्लंघन कर देते हैं तो चालान बन जाता है, ये ट्रैफिक के नियमों में आता है। तो कृपया ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। दूसरा, आपने जो कुछ अपने विचार दिए हैं वो कानून बनाने वालों के लिए हैं, तो वो मेरे चर्चा का विषय नहीं है। जी, तो किसी के पास लर्नर लाइसेंस है और ऐसे में वो 4 व्हीलर खरीदना चाह रहा है, तो उसको क्या वेट करना होता है कि मेरा परमानेंट में पहले हो जाए उसके बाद ही मैं ये काम करूंगा? देखिए, वाहन खरीदने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य नहीं है, वाहन चलाने के लिए लाइसेंस का होना अनिवार्य है। जैसे हमारे यहाँ बड़ी परंपरा है कि हम अपने घर के किसी विशेष सदस्य के नाम से कोई भी प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदते हैं। आवश्यक नहीं है कि वो व्यक्ति गाड़ी चलाना जानता ही हो। गाड़ी चलाने वाले घर में दूसरे सदस्य हो सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो, और गाड़ी का रजिस्टर्ड ओनर कोई दूसरा हो सकता है जो कि लाइसेंस होल्डर ना हो तो भी चलेगा। जी, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वो करवाया था, समय पे करवाया था, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो खो गया है, तो ऐसे में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? अगर किसी का रजिस्ट्रेशन कार्ड खो गया है तो सबसे पहला काम तो उसको ये करना चाहिए कि वो जो भी नजदीकी थाना जो उनके क्षेत्र में पड़ता है वहां जाकर एक आवेदन कर दें, एक इंटीमेशन कर दें थाने में कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन कार्ड गुम गया है, जिसकी वो पावती देंगे। उस पावती को अपने पास रखें, वो आगे भी काम आती है कि किसी गलत काम में अगर वो रजिस्ट्रेशन कार्ड अगर कहीं वो होता है तो आपका ये जो आपने रिपोर्ट की है वो काम आती है। इसके साथ में आपको दूसरा रजिस्ट्रेशन कार्ड, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कार्ड या दूसरी कॉपी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और उस आवेदन की कॉपी अपनी आइडेंटिटी, अपनी आईडी, कोई भी आधार कार्ड या वोटर कार्ड को लेकर कार्यालय में आएंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस दिखाएंगे, और जो भी अधिकारी होगा वो ये जान के कि आप ही गाड़ी के मालिक हैं और आपको एक डुप्लीकेट कार्ड इशू कर देगा। बिल्कुल। अब अप्लाई करने के लिए किस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा ये तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, नरवाहा से प्रदीप जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका, बताइए क्या प्रश्न है? हेलो, नमस्कार जी।
जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपना सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा ये सवाल है, मैंने अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बीमा करवा लिया जी, अगर किसी का बीमा नहीं हो तो उसका चालान क्यों काटा जाता है और बीमा करवाना क्यों जरूरी होता है? बिल्कुल, ये हम बिल्कुल जानेंगे क्यों जरूरी है। मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान है कि किसी भी गाड़ी का कम से कम थर्ड पार्टी बीमा होना आवश्यक है। थर्ड पार्टी से मतलब यह है कि हमारी गाड़ी से अगर किसी को चोट लगती है तो उसको बीमा क्लेम मिल पाए। तो इस कारण से हर गाड़ी का थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। अब ये आप कोई भी व्यक्ति है वो चाहे तो उस गाड़ी का पूरा बीमा भी करा सकता है, थर्ड पार्टी के अलावा फुल अपना भी और गाड़ी का भी। ये हम लोग सामान्य तौर पे करा लेते हैं कि कभी दुर्घटना होगी तो हमारी गाड़ी को अगर कोई टूट फूट होती है तो उसका भी क्लेम हमें मिल जाता है। लेकिन थर्ड पार्टी होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर किसी को आपकी गाड़ी से चोट लगती है तो कम से कम उसको तो बीमा क्लेम मिलना चाहिए। बिल्कुल, साथ ही आपसे ये भी जान लेते हैं कि एक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना जरूरी है क्या, और आखिर कैसे लगवाना होता है? क्या कंपनी इसमें सहायता करती है या खुद से ही हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं? देखिए, नई गाड़ियों के लिए जो अभी नियम बना हुआ है वो नई गाड़ियों के लिए जो भी वाहन का निर्माता है, जिसने भी वो व्हीकल बनाया है, वो ही नंबर प्लेट बना के देता है। जिस भी डीलर से हमने गाड़ी खरीदी है, विक्रेता से गाड़ी खरीदी है, तो वो जब उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है उस गाड़ी को, उस नंबर को वो मैन्युफैक्चरर के पास भेजकर वहां से नंबर प्लेट बनवाकर आपकी गाड़ी में लगाने की जिम्मेदारी उस डीलर की होती है। जी, नंबर प्लेट की बात निकली है तो आमतौर पर ऐसा भी देखा गया है कि जब हम सड़क पे चलते हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, उनकी नंबर प्लेट पे हम देखते हैं तो वो नंबर जो है वो पढ़ने में ही नहीं आता है, पढ़ने में, और उसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। तो आखिर कोड क्या कहता है कि नंबर प्लेट पे कैसा लिखा होना चाहिए? केंद्र सरकार ने इसमें नियम बनाया हुआ है और नियमानुसार हर वाहन का अपना एक निर्धारित प्रारूप है नंबर प्लेट का। नंबर प्लेट की साइज, उस पर लिखे हुए अक्षरों की साइज और उसका तरीका, ये सारी चीजें निर्धारित हैं। यदि कोई उस निर्धारित प्रारूप से हटके कोई डिजाइन बनाता है या नंबर प्लेट पर उस नंबर के अतिरिक्त अपना पदनाम, अपना नाम या कुछ और लिखता है, वो नियम विरुद्ध है। और ऐसी स्थिति में जब भी कोई वाहन पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की भी हमने बात की, तो इसमें ये भी हम जानना चाहेंगे कि अगर डीलर से हम बात करते हैं और वो मना कर देता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट देने से, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको अपने आरटीओ को तत्काल इसकी शिकायत करना चाहिए। आरटीओ नियमानुसार उस डीलर के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और आपको वो नंबर प्लेट उपलब्ध कराएंगे। जी, तो ये शिकायत आखिर कैसे की जाए ये भी हम जान लेते हैं। क्या कोई अलग से वेबसाइट है या फोन नंबर है जिस पे संपर्क किया जा सकता है? देखिए, आजकल सबसे अच्छा एक शिकायत का एक तरीका है वो है सीएम हेल्पलाइन। 181 उसका नंबर है। इस पर जाकर आप किसी भी शासकीय विभाग से संबंधित कोई भी शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं और इसी जगह पर जाकर आप 181 लगाकर आरटीओ से संबंधित अगर कोई शिकायत है वो भी दर्ज करा सकते हैं। और मैं बड़े गर्व के साथ आपको बताना चाहता हूं कि परिवहन विभाग, आरटीओ विभाग प्रदेश में नंबर 1 या नंबर 2 पर हर माह आता है सीएम हेल्पलाइन को संतुष्टिपूर्ण निराकरण के मामले। बिल्कुल, ऐसी चीजें सुनकर हमें भी बहुत खुशी होती है। इसी के साथ बिहार से मोहम्मद गुलजार जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका? जी, बिहार से गुलजार जी हमारे साथ जुड़े हैं, अपना सवाल पूछे आप। क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी, बोले हैं कि हम लोग जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस बनवाते हैं जी, जैसे गाड़ी मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बावजूद एजेंसी पर जाते हैं हम लोग क्लेम करवाने के लिए, तो आजकल करके हम लोग को दोहराया जाता है। जी, तो ये समस्या है जिसका सामना करना पड़ता है, क्या किया जाए? मैंने पहले बताया आपको कि इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं। एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है और एक पूरा फुल इंश्योरेंस होता है जिसको कम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस कहते हैं।
तो हमें ये देखना होता है कि आपका इंश्योरेंस है किस तरह का। यदि आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है तो ऐसी स्थिति में आपकी गाड़ी को जो डैमेज होता है दुर्घटना में वो कंपनी नहीं उसको क्लेम करती है। लेकिन यदि आपका पूरा बीमा है, आपकी गाड़ी का भी बीमा है, तो ऐसी स्थिति में आप उस बीमा कंपनी को क्लेम करना पड़ेगा, उसको देना होगा आपको क्लेम। इसके लिए आप उसके जो भी बीमा कंपनी है उसके जो भी शिकायत के उसके भी नंबर होते हैं, टोल फ्री नंबर होते हैं जो आपकी पॉलिसी के ऊपर लिखे होंगे, वहां जाकर उनके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी, जब गाड़ियां सड़क पे चलती हैं तो ऐसे में कभी कभी उनकी चेकिंग भी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। लेकिन साथ ही जो आजकल एक और चीज देखी जा रही है वो है स्टिकर्स। तो इन स्टिकर्स के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कि किस चीज के ये होते हैं और इन्हें कब लगवाना चाहिए। आजकल दो तरह के स्टिकर सामान्य तौर पे विंड स्क्रीन पे आप लोग देखते होंगे। एक तो जो स्टिकर है वो होता है प्रदूषण मानकों का, प्रदूषण प्रमाण पत्र कहते हैं उसको, PUC। ये जो प्रदूषण किसी भी गाड़ी के लिए प्रदूषण जांच केंद्र से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। कोई भी BS4 से अतिरिक्त कोई भी गाड़ियां हैं, BS4 मानकों से अतिरिक्त नीचे वाली गाड़ी जो है उनको हर 6 माह में ये प्रदूषण मानकों का प्रदूषण जांच केंद्र से जारी किया हुआ PUC प्रमाण पत्र लेना होता है। और BS4 और इससे ऊपर के मानकों की जो गाड़ियां हैं उनको साल में एक बार PUC जांच केंद्र से ये प्रमाण पत्र लेना होता है। उसी प्रमाण पत्र को का स्टिकर आपकी विंड स्क्रीन पर कार में और जीप में लगा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक विशेष आप लोगों ने आजकल देखा होगा, फास्टैग। ये फास्टैग क्या है ये तो हम जानेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं मुरैना से, अनुज शर्मा जी। उनका सवाल हम लेते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है, बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? जी अनुज शर्मा जी, अपना सवाल पूछें। जी, आप मेरा पूछ रहे? जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, आप अपने प्रश्न पूछें। जी, सबसे मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे मैं RTO जाता हूँ तो मैं जो मेरी गाड़ी में गाड़ी ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ अपने नाम पर, और गाड़ी सर अलग जिले की है, तो सर वहाँ पे जो फीस रहती है वो अलग अलग भागों में डिवाइड की रहती है। कृपया करके आप अपना अगर प्रश्न दोहरा सके तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। जी जी, जो जैसे मैं अपनी गाड़ी नाम कराना चाहता हूँ, ट्रांसफर कराना चाहता हूँ जी, तो RTO वो जो फीस लगती है वहाँ पर जो फीस चार्ज लगता है अलग अलग क्यों होता है? बिल्कुल, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। जो अधिकारी है वो अलग अलग फीस बताते हैं। नहीं, देखिए, कोई भी जो परिवहन विभाग जो भी सेवा आपको उपलब्ध कराता है उसके लिए सारी सेवाओं के लिए हमारे पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जैसे वाहन अंतरण की जो बात आप कर रहे हैं, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, इसके लिए भी आपको हमारे पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना है। और उस आवेदन करने के दौरान ही आपसे जो भी नियमानुसार फीस और अंतरण कर जो भी ट्रांसफर टैक्स है वो वहीं पर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मांग लिया जाएगा। वो जोड़ के जो भी गणना करके वो वहीं पर मांग लेता है और वहीं पर आपको अदा करना है। RTO ऑफिसेज में कोई भी रसीदें नहीं काटी जाती हैं टैक्स की और फीस की, इस तरीके की। तो आप ऑनलाइन आवेदन करें, उसी समय पर वो टैक्स और फीस की रसीद कट जाएगी। और ये ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा mptransport.org पे। तो ये जो वेबसाइट है ये आप नोट कर लीजिए आपको ऑनलाइन, क्योंकि बहुत सारे आवेदन करने ही पड़ेंगे। गाड़ियां खरीदते रहते हैं और अगर खरीद ली है तो आगे भी उसकी रिन्यू करवाने की प्रक्रिया चलती रहती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की। तो जो वेबसाइट है वो है mptransport.org। तो इस वेबसाइट पे संपर्क किया जा सकता है mptransport.org। और अगर कोई शिकायत करनी है तो उसके लिए CM हेल्पलाइन नंबर है 181 पे संपर्क किया जा सकता है। भले ही RTO से संबंधित भी हो आपकी शिकायत तो आप वहां पे कर सकते हैं। उसी के साथ हम जान लेते हैं फास्टैग के बारे में भी। आजकल आपने काफी आजकल सुन रहे होंगे, केंद्र सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं जो टोल टैक्स के बैरियर जो भी होते हैं, टोल टैक्स जहां पर लिया जाता है हाईवे पर, तो उस पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, डिले होता है, हम लोगों को काफी वहां पर लाइनों में खड़े रहना पड़ता है। इस डिले से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने ऐसा नियम बनाए हैं कि
एक स्टिकर लगाया जाता है गाड़ी पर फास्टैग नाम से, और उसमें कोई एक चिप होती है जो कि वहां पर लगे कैमरों द्वारा पढ़ ली जाती है, और उस फास्टैग में जो भी वाहन स्वामी है उसका कुछ पैसा जमा होता है, जिसमें से निर्धारित शुल्क जो उस टोल टैक्स का है वो उस टोल टैक्स पर गुजरने के दौरान ऑटोमेटिकली काट लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कैश का लेन देन के लिए टाइम खराब नहीं होता और सीधे बिना रुके गाड़ी वहां से गुजर जाती है। बिल्कुल। केंद्र सरकार ने इस पर समय भी निर्धारित कर दिया है कि एक निर्धारित समय के उपरांत सारे जो भी नेशनल हाईवे के टोल हैं वहां पर अब कैश का लेन देन बंद हो जाएगा और फास्टैग कंपलसरी हो जाएगा। जी, अभी कोविड का समय चल भी रहा है और जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तो ऐसे में लोगों को लग रहा था कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है जिन्हें रिन्यू करवाना है, उनका लर्नर लाइसेंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस जो परमानेंट होता है, अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उन्हें रिन्यू करवाने थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करवाएं। तो क्या समय सीमा है कि बढ़ाई गई है कि अभी भी करवा सकते हैं उसे? देखिए, केंद्र सरकार ने अभी एक आदेश निकाल के परिवहन विभाग से संबंधित जो भी प्रपत्र हैं, जो भी लाइसेंस अथवा गाड़ी का फिटनेस अथवा परमिट जो फरवरी सन 2020 के बाद कोविड टाइम में जो भी एक्सपायर हुआ है, समाप्त हुआ, उसकी वैधता समाप्त हुई है, उसकी डेट 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी, जो कि अब बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी है। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर इस दौरान एक्सपायर हो गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो 31 मार्च तक वैध माना जाएगा। बिल्कुल, तो 31 मार्च 2021 तक हमारे पास समय है। जिनको भी रिन्यू करवाने हैं अपने सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स, वो करवाए जा सकते हैं। तो अभी से ये प्रक्रिया आप शुरू कर दें, क्योंकि लास्ट जो दिन होता है उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। वैसे भी बोला जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। इसी के साथ जब गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो होने ही चाहिए। जब भी कोई चेक करे तो ऐसे में वो डॉक्यूमेंट्स हम प्रेजेंट कर सकें। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो गाड़ी में हमेशा रखना चाहिए हमें? प्राइवेट जो भी व्हीकल हैं उनके मामले में आपको सबसे पहले गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, गाड़ी का इंश्योरेंस, बीमा प्रमाण पत्र जो भी है, और गाड़ी का प्रदूषण जांच केंद्र से जारी किया हुआ पीयूसी प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपको रखना, गाड़ी से संबंधित रखना जरूरी है। साथ में ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी गाड़ी चला रहा है उसका वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनको इन डॉक्यूमेंट्स के अतिरिक्त गाड़ी का फिटनेस, गाड़ी का वैध परमिट जिस रूट पे वो चल रही है होना अनिवार्य है। बिल्कुल, जो गवर्नमेंट सेक्टर में लोग काम करते हैं तो ऐसे में ट्रांसफर भी उनके होते रहते हैं, लेकिन जब ट्रांसफर हो जाता है तो ऐसे में उन्हें जब रिन्यू करवाने हैं, अपना लाइसेंस करवाना है, कोई और डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां जाती ही हैं। तो क्या इसमें कुछ सहूलियत दी गई है? मोटर व्हीकल एक्ट में अभी 2019 में हमें एक सुविधा आम जनता को मिल गई है। अभी तक जहां पर उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनता था वहां पर उनको रिन्यूअल के लिए जाना होता था, लेकिन अब प्रदेश में कहीं पर भी जहां पर वो वर्तमान में रह रहे हैं, भले ही उनका लाइसेंस प्रदेश के किसी दूसरे जिले से बना है, लेकिन वो वर्तमान में जिस जिले में रह रहे हैं वहां पर वो आवेदन करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा सकते हैं। अपना ड्राइविंग लाइसेंस अगर खो गया है तो उसका डुप्लीकेट दूसरा ले सकते हैं। उनको ये सुविधा प्राप्त हो गई है। बिल्कुल, आपने जितनी भी प्रक्रिया बताई है काफी सरल है, इसमें किसी को कोई परेशानी जानी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी या तो पास्ट एक्सपीरियंस रहता है, खराब रहता है, जो कि या फिर लोगों को डर लगता है कि पता नहीं हम खुद से ये काम करेंगे तो ये हो भी पाएगा कि नहीं। तो ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो हमें मिल जाते हैं और कहते हैं कि अगर आपका आरटीओ से संबंधित कोई काम है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपका काम करवा देंगे। तो क्या आरटीओ किसी ऐसे लोगों को अपॉइंट करता है? आरटीओ की तरफ से कोई भी इस तरीके के लोग अपॉइंट नहीं किए जाते हैं, और मैं आप लोगों से, सभी दर्शकों से, आम जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप हमारी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और यदि आपको कोई परेशानी आती है तो हमारे हर कार्यालय में
अभी पिछले दिनों हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक बहुत अच्छी पहल की जी और प्रत्येक कार्यालय ने एक हेल्प डेस्क चालू कराया है। बिल्कुल, तो इस हेल्प डेस्क पे भी संपर्क किया जा सकता है। गिरिजेश वर्मा जी, आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आज के विषय पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो mptransport.org ये वेबसाइट और सीएम हेल्पलाइन नंबर 181 ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ईशा राजे तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।